Experience the care of Narayana Health. Sa Sani dhani sani dhani sani dhani sa Sani dhani sani dhani sani dhani sa. हेलो दोस्तों, वेलकम टू नारायणा हेल्थ इनिशिएटिव लेट्स टॉक हेल्थ एपिसोड नंबर 13। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट आखिर के 12 एपिसोड्स में हमने आपकी अच्छी हेल्थ के लिए कुछ डॉक्टरों को यहाँ बुलाया और कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछे जो कॉमन नॉर्मल क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहते हैं। और आज उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो घर घर में हम लोगों को पता होना चाहिए, जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो है एमरजेंसीज़, मेडिकल एमरजेंसीज़ और फर्स्ट एड के बारे में। और आज इसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर प्रहलाद जो कि हेड ऑफ़ एमरजेंसी हैं धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली के। इससे पहले कि हम बातों का सिलसिला जारी करें, मैं चाहूँगा डॉक्टर प्रहलाद अपने बारे में कुछ बताएं। डॉक्टर प्रहलाद। थैंक यू सर। मेरा नाम डॉक्टर प्रहलाद अग्रवाल है और मैं धर्मशिला हॉस्पिटल में पिछले 3 साल से इमरजेंसी हेड हूँ। इससे पहले मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कम से कम 15 सालों का इमरजेंसी को लीड करने का एक्सपीरियंस है। और यहीं नहीं, मतलब इंडिया में ही नहीं, दिल्ली में ही नहीं, मैंने पहले बाहर में यूएस में भी और लंदन में भी इमरजेंसीज़ में काम किया है। और मैं जो ये इमरजेंसीज़ होती हैं इसके प्रति हमेशा लोगों को जागरूक करना, उनको बताना और उसके लिए काफ़ी काम करता रहता हूँ। थैंक यू। सो दोस्तों, इनसे बेटर कोई डॉक्टर नहीं हो सकता था जो इमरजेंसीज़ के बारे में हमें बात करें। डॉक्टर प्रहलाद, सबसे पहले हमें ये बताइए एक मेडिकल इमरजेंसी होती क्या है, और कुछ ऐसी मेडिकल इमरजेंसीज़ होती हैं जो हम फर्स्ट एड के को यूज़ करते हुए घर में ही उनको टैकल कर सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसीज़, अगर हम एक मोटे तौर पे कहें कि मेडिकल इमरजेंसीज़, जो कि एक मेडिकल टर्म में अगर सोचें तो मेडिकल इमरजेंसी हम किसी भी एक्यूट प्रॉब्लम को कहते हैं जिसमें किसी भी व्यक्ति की जान चली जा सकती है या उसका कोई लिम्ब या मतलब कोई लिम्ब का लॉस हो सकता है, विच वी से इज़ लाइफ और लिम्ब का लॉस हो सकता है। दैट इज़ व्हाट वी टर्म एज मेडिकल इमरजेंसी। अगर हम उसको उस समय तक टैकल नहीं करते तो उस पर उसकी जान या उसके किसी लिम्ब के जाने का खतरा होता है। मेडिकल इमरजेंसी और फर्स्ट एड या आप कहें घर में जो हम हैंडल करते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जब हम बात करते हैं मेडिकल इमरजेंसी की तो वो जनरली ऐसी चीज़ों को हम देखते हैं जो कि बिना हॉस्पिटल जाए या बिना किसी इमरजेंसी सिस्टम को देखे, किसी इमरजेंसी सिस्टम में बिना देखे हुए या किसी इमरजेंसी डॉक्टर को बिना देखे हुए मुश्किल होता है कि उसके ऊपर काबू पा सकें। फर्स्ट एड हम उन चीज़ों को कहते हैं जो कि आप बहुत पहले से करते आते हैं। जैसे आप घर में अगर आप देखें तो आपको छोटी मोटी चोटें लग जाती हैं, मोच आ जाता है, कोई छोटा मोटा कीड़ा काट लेता है, उन चीज़ों को आप घर में बिल्कुल आसानी से हैंडल कर सकते हैं और सब कोई आज तक हैंडल करते भी आए हैं। तो उन चीज़ों को हम फर्स्ट एड के रूप में देखते हैं। थोड़ी चीज़ें उसमें सीखने की होती हैं फर्स्ट एड के लिए, थोड़ी चीज़ें जानने की होती हैं जिसके बारे में हम ज़्यादातर कोर्सेज भी करते रहते हैं। अगर लोग इसको ध्यान से सीखें तो बहुत चीज़ों को घर में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती, वो आप सीख सकते हैं। थैंक यू। जैसे डॉक्टर प्रहलाद ने कहा कि मेडिकल इमरजेंसी वो एक कंडीशन है जिसमें आपको हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी जाना चाहिए, और कुछ ऐसी कंडीशन जो घर में कर सकते हैं उनके बारे में फर्स्ट एड के द्वारा आप कुछ कर सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी और बात करेंगे। सो डॉक्टर प्रहलाद, मुझे बताइए, फर्स्ट एड के बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो जो व्यक्ति फर्स्ट एड दे रहा है, सबसे पहला उसके दिमाग में क्या बात होनी चाहिए जब वो फर्स्ट एड किसी को दे रहा है, चाहे वो घर में हो या कहीं भी हो। फर्स्ट एड मतलब फर्स्ट, पहली एड। और एक और चीज़, टाइम का क्या महत्व है फर्स्ट एड में? आप जब दे रहे होते हो किसी को तो क्या वो थोड़ा डिले किया जा सकता है या कुछ, मतलब क्या सोचते हो आप इस बारे में कि वक्त का क्या अहमियत है फर्स्ट एड देते समय? नहीं, फर्स्ट एड जो है एक ऐसी चीज़ है जो कि हर व्यक्ति को जानना चाहिए। और ये बहुत जाहिर सी बात है कि आप जितनी जल्दी उन चीज़ों पे आप देख पाओ, मतलब आप जितनी जल्दी उस चीज़ों को हैंडल करोगे वो उतनी जल्दी बेटर हो जाती हैं। सो फर्स्ट एड के हिसाब से अगर आप देखें तो जैसे मैंने कहा कि छोटी मोटी चीज़ें, जैसे कि आप सब्ज़ी काट रहे हैं, आपको कट लग गया,
या आपको किसी कीड़े ने काट लिया, या आप सीढ़ी से उतर रहे थे, आपको मोच लग गई, आपके सिर पे चोट लग गई, या आपको पता है स्प्रेन हो गया, तो इन चीज़ों को आप हैंडल करना जानते हैं या जान सकते हैं। वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जब हम समय की बात करते हैं तो उसमें हम मेडिकल इमरजेंसीज़ की बात करते हैं, जैसे ट्रॉमा की बात करते हैं, या हार्ट अटैक की बात करते हैं, या हम स्ट्रोक की बात करते हैं। उन चीज़ों में हमारा जो हम कहते हैं, जिसको हम हमारा एक टर्म है मेडिकल इमरजेंसी का, जिसको हम कहते हैं गोल्डन आवर। गोल्डन आवर वो समय है जिस समय में अगर आप किसी भी अच्छे इमरजेंसी में आप पहुंच जाते हैं इन कंडीशन के साथ, जो कि एक सीवियर मेडिकल कंडीशन है, तो आपकी रिकवरी ऑलमोस्ट 100% हो सकती है। जब आप उसमें डिले करते हैं तो हम कहते हैं, हमारे एक और कहावत है कि टाइम इज़ मसल। जैसे आप कहते हैं टाइम इज़ मनी, वैसे हम कहते हैं टाइम इज़ मसल। तो जब ऐसी इमरजेंसीज होती हैं और आप उसमें डिले करते हैं तो आपका मसल लॉस हो रहा होता है, चाहे वो हार्ट का हो, चाहे वो ब्रेन का हो, चाहे आपकी किडनी का हो। वो सारे वाइटल्स ऑर्गन्स हैं, उनकी ब्लड सप्लाई रुकी हुई है। आप जितना लेट करते हैं, आप उतना समय आप उन मसल को वेस्ट करते चले जाते हैं। तो गोल्डन आवर का रूल है वो मेडिकल इमरजेंसी में सर्वोपरि है। जितनी जल्दी आप किसी पेशेंट को इमरजेंसी तक लाते हैं, आप उतनी जल्दी उतनी अच्छी रिकवरी की आप आशा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रसाद। आपने फर्स्ट एड की बात की और आपने सबसे पहले क्वेश्चन में बताया ट्रेनिंग के बारे में। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मेरी समझ में आता है कि हर एक व्यक्ति को फर्स्ट एड की जानकारी होनी चाहिए। सो सबसे पहले ये बताइए कि क्या नॉर्मल कॉमन सेंस तो सब में खैर बात अलग है, तो क्या कौन सी ऐसी ट्रेनिंग है जो लोगों को करनी चाहिए, और ये ट्रेनिंग कहाँ पे हो सकती है जो कि लोगों को एटलीस्ट कुछ लेवल और पता चले एग्जैक्टली अगर ये हो तो क्या किया जाए उस समय, इसके बारे में थोड़ा हम बताइए। सो फर्स्ट एड ट्रेनिंग पे अगर आप देखें तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट एड ट्रेनिंग कराती हैं, और आप मतलब हम भी कराते हैं। और आप इसको अगर देखें तो आप YouTube और इन चैनल्स पे भी अगर आप देखें तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि लोगों को फर्स्ट एड ट्रेनिंग कराती हैं। फर्स्ट एड ट्रेनिंग के भी कई लेवल्स हैं। कई लेवल्स में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आप देखते हैं कि एक जो मैंने पहले कहा कि आप किसी छोटे कट को आप डील करना चाहते हैं, या आप किसी स्प्रेन को, या किसी बच्चे को चोट लगी उसको डील करना चाहते हैं, या किसी को थोड़ा सा जल गया उसको ट्रीट करना चाहते हैं, टू अ लेवल वेयर आप एक पेशेंट जो कि बेहोश हो गया है, उसकी पल्स नहीं है, और आप उस पर काम करना चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट, जो कि अगर आप देखेंगे ज़्यादातर जगह ये मैंडेटरी है। जैसे हमारे हॉस्पिटल में आप देखेंगे तो मैंडेटरी है। जो हमारा छोटा से छोटा GDA है वो भी इस ट्रेनिंग के थ्रू जाता है कि अगर कोई पेशेंट एकदम से बेहोश हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसके ऊपर कैसे आपको पता चलेगा कि ये बेहोश हो गया है, इसकी सांस आ रही है कि नहीं आ रही है, इसकी हार्ट चल रही है कि नहीं, और जब अगर पता चलता है तो उसको कैसे हैंडल करना है। वो एक तरीका है, एक सिस्टम है। तो आप स्टार्ट करने के लिए एक बेसिक फर्स्ट एड कोर्स कर सकते हैं। फिर आप एक बेसिक जिसको हम कहते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट विच इज़ BLS, से आप ऊपर जाके एडवांस लाइफ सपोर्ट कोर्स भी कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो आजकल आप किसी एयरपोर्ट पे जाएंगे या रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो आप देखेंगे एक मशीन लगी होती है जिसको हम डिफिब्रिलेटर कहते हैं। आप हर एयरपोर्ट पे हर जगह देखेंगे, और एक बहुत कॉमन चीज़ है। अगर कोई भी आदमी को इसको सिखाया जाए तो वो किसी भी मेडिकल इमरजेंसी को हैंडल कर सकता है। पर यह है कि इसकी ट्रेनिंग है। आप इसको एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करके एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट तक ले जाएंगे तो आप किसी भी इमरजेंसी को ईजिली हैंडल कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर प्रसाद, आपने बहुत अच्छी तरह से मेडिकल इमरजेंसी का घर में क्या कर सकते हैं, फर्स्ट एड क्या होती है, ट्रेनिंग क्या होती है, इसको अच्छे से आपने समझाया। दोस्तों, अगर नारायणा हेल्थ के किसी भी डॉक्टर से आप कभी बात करना चाहें तो जो आपके स्क्रीन पे इस समय QR कोड है उसको आप स्कैन कीजिए, या www.narayanahealth.org पे जाके आप हमारे डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वीडियो कॉल पे उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। कभी भी दिमाग में कोई डाउट आती है तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं। सो बात को आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर प्रहलाद। मैं कुछ स्पेसिफिक इमरजेंसीज जो होती हैं कॉमन, जिनका दिमाग में कहीं डाउट रहते हैं, उनके बारे में आपसे एक एक करके पूछूंगा। आप ब्रीफ में ज़रा सिम्टम्स और क्या करना चाहिए उसके बारे में ज़रा आप बताइए। एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले हार्ट अटैक। हार्ट अटैक अगर किसी को होता है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं घर में, जैसे किसी को हुआ, और कैसे आइडेंटिफाई करें, और इमीडिएटली क्या किया जाए अगर किसी को लगे कि ये हार्ट अटैक है।
हार्ट अटैक को जो मैं लेना चाहूँगा, मैं कहता हूँ ज़्यादातर जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो ऐसे नहीं आते कि उनको वो कहते हैं कि हार्ट अटैक हो गया। ये बात किसी को नहीं समझ में आती कि हार्ट अटैक हो गया। जनरली क्या होता है, ये एक चेस्ट पेन करके आता है। एक आदमी को छाती में दर्द होता है और वो दर्द कई तरह के होते हैं जो कि हम रूल आउट करते हैं कह के कि ये दर्द जनरली हार्ट से है या हार्ट अटैक हुआ है या और किन्हीं कारणों से है। तो ये हमारी इमरजेंसी में हमारे डॉक्टर्स इसको देखने के लिए बहुत ट्रेंड होते हैं। जनरली अगर आप हार्ट अटैक पर से की बात करें तो आपको पता होगा कि हार्ट अटैक जो होता है, जब होता है तो किसी पेशेंट को उसको बहुत तेज़ सीने में दर्द होता है। बहुत तेज़ सीने में दर्द आप कैसे समझ सकते हैं कि उसको ऐसा लगता है कि जो हम कहते हैं कि किसी ने एक बड़ा पत्थर उसके छाती पे रख दिया है या किसी हाथी ने अपना पाँव रख दिया, इस टाइप का दर्द होता है उसको। और उसके अलावा उसको जो पेन हो रही थी वो रेडिएट करती है। रेडिएट मतलब उसके हाथों में भी दर्द होता है, उसके जॉज में भी दर्द होता है, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, वो पूरा डायफोरेटिक हो जाता है, मतलब पसीने पसीने हो जाता है। ये एकदम टिपिकल सिम्टम है, ये बहुत ही क्लासिकल सिम्टम है, पर ज़्यादातर केस में आपको क्लासिकल सिम्टम्स नहीं मिलते हैं। अगर आप जानते हैं कि आपके घर में कोई बुज़ुर्ग रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं जिनको पहले से ही डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, पहले ही उनकी फैमिली हिस्ट्री में भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स रही हैं, तो उन चीज़ों में आपको बिल्कुल डिले नहीं करना चाहिए। आपको जल्द से जल्द नियरेस्ट हॉस्पिटल में, जो कि एक वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल हो, जहाँ पे बैकअप हो, जहाँ पे हम कैथ लैब अवेलेबल हो, हम उसमें कार्डियक काम कर पाएँ। क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि टाइम इज़ मसल, आप जितना टाइम लूज़ करते हैं उतना हार्ट ख़राब होता जाता है। तो आप जितनी जल्दी लाते हैं, अगर हमारी कैथ लैब रेडी होती है, अगर आप हमारी इमरजेंसी की बात करें तो हम हर चीज़ मॉनिटर करते हैं, जिसको हम कहते हैं डोर टू निडल टाइम। डोर टू निडल टाइम मतलब मेरे इमरजेंसी में जब वो पेशेंट घुसता है वो टाइम से लेके जब तक उसकी एंजियोप्लास्टी होती है, हम उस टाइम को मॉनिटर करते हैं। और हमारा पूरा सिस्टम गियर्ड अप होता है। जैसे ही हमारे पास ऐसा कोई केस आता है, पूरा सिस्टम गियर्ड अप होता है कि हम उसको जल्द से जल्द उसको कैथ लैब तक पहुँचाएँ, ताकि उसकी जो नली जो ब्लॉक हुई हुई है हम उसको खोल पाएँ। नेक्स्ट लेते हैं टॉपिक स्ट्रोक। स्ट्रोक के क्या सिम्टम्स हैं, ज़रा ब्रीफ में बताएंगे और क्या करना चाहिए? स्ट्रोक एक जिसको आप हिंदी में अगर आप कहें तो आपने सुना होगा कि लकवा मार गया, ऐसे आपने सुना होगा। स्ट्रोक आजकल के डेट पे एक बहुत ही आप कहें तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जो कि लोग अननोटिस्ड कर देते हैं। अननोटिस्ड इन द सेंस वो सोचते हैं कि जो पहले तो ये लोगों में मान्यता है कि एक बार लकवा हो गया तो हो गया, इसका कोई इलाज नहीं है। मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि आज के डेट में हम लोग बहुत वेल इक्विप्ड हैं। अगर आप देखेंगे तो अगर कोई भी पेशेंट जिसको हम डायग्नोज कर दें कि इसको लकवा है और वो मेरे पास विदिन 3 आवर्स हमारे सिस्टम में आ जाता है, तो आज के दिन में ऐसी मेडिसिन्स हैं जिसके बेसिस पे जो अगर हम मेडिसिन विदिन 3 आवर्स एडमिनिस्टर कर दें तो कंप्लीट रिकवरी होती है। मैं आपको अभी कुछ ही दिन पहले की एक घटना बताना चाहूँगा, जिसमें मेरे पास एक पेशेंट आए जो कि बुज़ुर्ग थे, 60 साल के बुज़ुर्ग थे, और लेकिन बिल्कुल हेल्दी थे। और उनकी जो सिम्टम थी, हमारे पास रात को करीब वो हमारे इमरजेंसी में 12:30 बजे आए, और उनका जो सिम्टम था कि उनका एक साइड का हिस्सा काम नहीं कर रहा था, और एक साइड का हिस्सा इस तरह काम नहीं कर रहा था कि उनको लोग घर से उठा के लेके आए थे। और जब हमारे इमरजेंसी में जब वो आए तो हमने डायग्नोज किया कि इनको स्ट्रोक है, एंड हमने एक्टिवेट किया हमारा सिस्टम, हमारे न्यूरोलॉजिस्ट आए, एंड हमने उनको, जिसको हम थ्रोम्बोलाइसिस कहते हैं दवाई को, जो भी ब्लॉकेज है उसको तुरंत खोलती है, हमने वो एडमिनिस्टर किया। एंड आप जब उसको देखेंगे तो बिल्कुल मिरेकल की तरह होता है। जब आप देते हैं दवाई, उसके हाफ एन आवर बाद आप पेशेंट को देखेंगे तो पेशेंट के दोनों हाथ पैर बिल्कुल 5/5 पावर के साथ उठ के वॉक करता है। तो इन चीज़ों पे अगर हम काम करें, जो कि लोगों को कम पता है, जो हमारे यहाँ भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि एक बार लकवा हो गया तो ठीक नहीं होता। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम एक बहुत स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल हैं। हमें हमारे सारे प्रोसेस, प्रोटोकॉल्स, मेडिसिन एनी टाइम 24/7 सिस्टम रेडी रहता है टू डील विद एनी स्ट्रोक पेशेंट। लास्ट एक इमरजेंसी, हालांकि इमरजेंसी तो बहुत होती हैं, तो मैं ऐसे ही आपसे, बच्चा कुछ स्वैलो कर जाता है, ज़्यादातर हमने घरों में देखा है, बच्चे ने एक कॉइन उठाया और स्वैलो कर लिया, कोई चीज़ फंस गई, ये एक इमरजेंसी होती है, माँ बाप
परेशान हो जाते हैं, इट इज़ लाइक एन इमरजेंसी, रियल इमरजेंसी एट होम, वो हो तो क्या करना चाहिए इमीडिएटली? सिम्टम्स आपको पता है कि बच्चे ने कुछ स्वैलो कर लिया, अब करे क्या? तो उसमें दो चीज़ आपको ध्यान देने की है। पहला तो ये है कि बच्चा जब क्वाइन सॉलो करता है तो आपके या तो बच्चे के पेट में जाता है और या फिर बच्चे की सांस की नली में चला जाता है। अगर बच्चे को कोई उसने सॉलो किया और उसके बाद उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये है कि बच्चे के वो पेट में चला गया है। पेट में चला गया है तो उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना उसको निकालने की ज़रूरत है, ना उसके आगे किसी कुछ करने की ज़रूरत है, वो अपने आप बाहर आ जाएगा। हाँ, प्रॉब्लम इमरजेंसी कब होती है? जब बच्चा सॉलो करता है और वो जो क्वाइन है वो बच्चे के पेट में ना जाकर उसकी सांस की नली में चला जाता है। जब आप ऐसे बच्चे को देखोगे तो जैसे ही उसने क्वाइन सॉलो किया, चूंकि उसकी सांस की नली ब्लॉक हो जाती है तो बिल्कुल सांस नहीं ले पाता, तो आप उसको देखोगे कि वो बिल्कुल सांस के लिए छटपटाने लग जाता है। ऐसे कंडीशन में 100% आपको उसी समय रिएक्ट करना है। उसके दो तरीके होते हैं। जब बच्चा बहुत ही छोटा होता है तो उसका एक मैनूवर होता है जिसको हम कहते हैं हेलमिंच मैनूवर, जिसमें आप क्या करते हैं कि आप जब उसको पकड़ के बच्चे को, एक छोटा बच्चा है तो आप उसको एक साइड टर्न करके उसको पुश करते हैं, जो कि मैं ये कह रहा था, ये फर्स्ट एड ट्रेनिंग का पार्ट है। अगर आप सीखेंगे तो आप ये सीख जाएंगे। आप जब उसको पुश करते हैं तो वो क्वाइन बाहर आ जाती है। जब बड़े लोगों में होता है तो उसको हेलमिंच मैनूवर में आप एक दोनों हाथ अपने पकड़ते हैं, आप उसको पीछे से पकड़ते हैं और जो आपका स्टमक है और जहाँ स्टर्नम का जॉइंट है आप उस पर रख के उसको पुश करते हैं, एक फोर्स जनरेट होता है और वो क्वाइन बाहर आ जाती है। अगर आप ये करने के बाद भी आप नहीं कर पाते हैं तो आपके पास सीधा उपाय ये है कि आप तुरंत किसी भी वेल इक्विप्ड इमरजेंसी में पहुंचिए, जहां हमारे पल्मोलॉजिस्ट, बाकी लोग जो है वो एक ब्रोंकोस्कोप डाल के उस क्वाइन को बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें सुनी। ये बहुत ज़रूरी बातें हैं, हम सब लोगों को पता होने। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो घर घर में होती हैं, उनको आप फर्स्ट एड से टैकल कर सकते हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए आपको जल्दी से एक इमरजेंसी में, एक हॉस्पिटल की जाना चाहिए। फर्स्ट एड की जानकारी होनी चाहिए, कुछ ट्रेनिंग होनी चाहिए, घर में सब लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए। और मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, जो भी ये लेगी, कि इस एपिसोड को ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी जानें कि क्या हमें करना चाहिए, ताकि अगर कोई इमरजेंसी घर में आती है, फर्स्ट एड देना पड़ता है तो क्या करें उसके लिए। डॉक्टर प्रसाद, मैंने कहा था हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं। पांचवा और आखिरी सवाल आपसे, एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो होता है हॉस्पिटल का, वो कैसे आप कहेंगे कि एक अच्छा इमरजेंसी डिपार्टमेंट है? पहली बात, वो क्या उसमें इक्विप्ड होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं वहाँ? और लास्टली एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे ये पूछनी है कि जब कोई इमरजेंसी में कोई लोग आते हैं हॉस्पिटल में, अटेंडेंट साथ में आते हैं, भीड़ भाड़ आती है, तो क्या करना चाहिए ताकि उन लोगों को, ताकि इमरजेंसी डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जो स्टाफ काम कर रहा है, उनकी भी हेल्प हो जाए, ताकि उनकी काम में बाधा ना पड़े? ये बताइए। अगर आप किसी इमरजेंसी की बात करें, जो कि जिसको मैं तब से कह रहा हूँ कि एक वेल इक्विप्ड इमरजेंसी होती है, वो इमरजेंसी इस लेवल पे होती है कि उनके पास सारे इक्विपमेंट होते हैं जो कि एक इमरजेंसी को डील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे उनके एक ट्राइजिंग सिस्टम होता है, जो कि डिपेंडिंग अपॉन द केस जो आता है उसके हिसाब से उसको ट्राइज करते हैं। आप उसको देखेंगे तो जो इमीडिएट केसेस होते हैं उनके लिए उनको रिससिटेशन एरियाज़ होते हैं, जहाँ पे वो रिसस करते हैं, जिनके पल्स नहीं आ रही, बीपी नहीं आ रही है, उनके पास वेंटिलेटर्स, सारे मॉनिटर्स, ऑल इक्विपमेंट विच इज़ रिक्वायर्ड टू डील इन इमरजेंसी सिचुएशन, सब कुछ अवेलेबल होता है और कई लेवल पे अवेलेबल होता है। ये नहीं कि हमारे पास एक वेंटिलेटर है हमारा तो वो एक वेल इक्विप्ड इमरजेंसी है। हमारे पास सारे 3, 4, 5 वेंटिलेटर्स होते हैं और उसके बाद एक बैकअप सिस्टम होता है इमरजेंसी का। वो इस लेवल तक का बैकअप सिस्टम होता है कि एक डिज़ास्टर भी हो जाए तो वो इमरजेंसी उसको हैंडल कर पाए। दूसरा, जब आप अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनके पास, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर स्ट्रोक होता है पेशेंट को या पेशेंट को हार्ट अटैक होता है तो उसको डील करने के लिए कैथ लैब 24/7 रेडी होता है, एक स्ट्रोक सिस्टम एनी टाइम रेडी होता है। उन हॉस्पिटल्स को हम एक वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल कहते हैं, एक हॉस्पिटल भी कहते हैं और वेल इक्विप्ड इमरजेंसी भी कहते हैं। अगर आप डॉक्टर्स की बात करें तो बहुत जगह मैंने देखा है हिंदुस्तान में जहाँ पे वो एक नॉन MBBS डॉक्टर्स को भी रख के अपना काम चला लेते हैं, रेसिडेंट लेवल पे भी काम चला लेते हैं। एक वेल अच्छी इमरजेंसी में अगर आप जाएंगे तो जो डॉक्टर होते हैं एक पोस्ट ग्रेजुएट इन इमरजेंसी मेडिसिन होते हैं। उनका एक तरीका होता है, वो इमरजेंसी मेडिसिन में कई सालों से पढ़ रहे होते हैं,
उनको तरीका आता है कि कैसे इमरजेंसी से डील किया जाए, आपको क्या समझाया जाए, आपको एक अच्छे उनको ये पता होता है कि इस इमरजेंसी में कितनी फास्ट काम करना चाहिए। तो एक वेल मोबिलाइज्ड सिस्टम होता है, गैल्वेनाइज सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं कि जिसमें सारे प्रोटोकॉल्स, प्रोसेसेस लेड डाउन होते हैं, और ऐसे इमरजेंसीज को हम कहते हैं कि एक अच्छी इमरजेंसी है। और किस तरह से हेल्प की जाए अटेंडेंट्स जो आते हैं इमरजेंसी में? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है जो हमेशा मेरे मन में रहता है, और मैं हर अपने ट्रेनिंग में ये ज़रूर बात समझाता हूँ कि किसी को भी जब भी आप आते हैं अपने पेशेंट को लेके, तो आपको ये समझना चाहिए कि आप एक इमरजेंसी में आए हैं। और हिंदुस्तान में एक इशू ये है कि हर आदमी सोचता है कि वो जो भी आया वो इमरजेंसी में आया है और सब काम उसका फटाफट होना चाहिए, जबकि इमरजेंसी एक सिस्टम पे काम करता है जिसको हम कहते हैं ट्राइजिंग सिस्टम। हम क्या करते हैं, जो भी पेशेंट हमारे पास आता है, हम उसको ट्राइज करते हैं। ट्राइज मतलब हम उसको सेग्रीगेट करते हैं कि इसको कितनी इमीडिएटली ज़रूरत है। जिस पेशेंट का पल्स नहीं आ रहा है, अगर मैंने उस पर काम अभी नहीं किया तो 10 मिनट बाद मैं उस पर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो मेरी पूरी सिस्टम पहले उस पर काम करती है। कई जो पेशेंट आते हैं जिसको मुझे पता है कि ये पेशेंट आया है, इसके फ्रैक्चर है, लेकिन अगर मैं नहीं करूँगा अभी, अगर मैं इसको आधे घंटे बाद भी हैंडल करूँगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में थोड़ी सी दिक्कत यह है कि लोग ये समझ नहीं पाते कि इमरजेंसी सचमुच है क्या। वो ये सोचते हैं कि मैं इमरजेंसी में आया हूँ तो ये इमरजेंसी ही है। कोई अपने दांत का दर्द लेके आता है तो ये कहता है कि ये भी इमरजेंसी ही है, जबकि इमरजेंसी वो है जिसमें किसी को लाइफ या लिम की थ्रेट होती है। इस पर हमारी इमरजेंसी सबसे पहले काम करती है। आपको थोड़ा टाइम लगता है, और आपको एज अ सिटीजन, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपको ये बात समझना चाहिए। उस समय डॉक्टर खुद पैनिक नहीं कहूँगा, मतलब खुद स्ट्रेस में काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो किसी की ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उस समय एक टूथ एक या आप किसी एक छोटे फ्रैक्चर की बात करते हैं, जिस समय उसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हम किसी की ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो मेरा यही सजेशन है लोगों को कि जब भी आप इमरजेंसी आएँ तो आप इस बात को ज़रूर समझें कि जो डॉक्टर है वहाँ पे वो बिल्कुल काम कर रहा है, वो आपके हिसाब से काम नहीं कर रहा, और वो एक ट्राइजिंग सिस्टम के हिसाब से काम कर रहा है। और जब उसके हिसाब से आपका नंबर आएगा तो ज़रूर आपको देखेगा, ज़रूर आपके ऊपर काम करेगा। तब तक आप थोड़ा सा संयम बनाए रखें और उन डॉक्टर्स की मदद करें, यही मेरा कहना है। दोस्तों, आपने कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें आज इस एपिसोड में सीखी। ये थोड़ी हटके थी जो नॉर्मल हम कई डिजीज़ के बारे में बात करते हैं। हमारे लास्ट एपिसोड्स में फर्स्ट एड के बारे में हमने बात की, इमरजेंसीज़ के बारे में बात की, और आपका सपोर्ट एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जब आप भगवान ना करे कोई पेशेंट को लेके जाते हैं तो कैसे आपको बिहेव करना चाहिए उसके बारे में डॉक्टर साहब ने बताया। और आई थिंक बहुत ज़रूरी ये है कि कुछ ना कुछ ट्रेनिंग हम लोग ज़रूर फर्स्ट एड की ऊपर हम सब लोग लें, अपने बच्चों को ट्रेनिंग दें, ताकि कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बारे में पता चल सके और किसी ना किसी की जान, लाइफ एंड लिम, जैसे डॉक्टर प्रहलाद ने बताया, वो हम कर सकें। डॉक्टर प्रहलाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी जानकारी लोगों के लिए हमें दी। सो दोस्तों, लेट्स टॉक हेल्थ का ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे ये गुजारिश है कि आप इन एपिसोड्स को देखें, शेयर करें लोगों के साथ। ये आपकी और हम सब की हेल्थ की बेहतरी में हमें मदद करेगी। अगले हमारे एपिसोड में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो हम BMT भी कहते हैं, उसके बारे में आपके साथ थोड़ी उसके बारे में और हमारे डॉक्टर के साथ कुछ चर्चा होगी। तब तक के लिए गुड हेल्थ टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम नारायणा हेल्थ। थैंक यू सो मच। Experience the care of Narayana Health.